महिलाएं जाति और सुधार, इसमें हम लोग महिलाएं जाति और सुधार पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हाँ, याद रखिएगा कि महिलाएं जाति पर जो इसमें बातें हैं, कंसेप्ट है, वो कोई छोटे संक्षिप्त में नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि महिलाएं और जाति व्यवस्था पर जो भेदभाव हुआ वो काफ़ी वर्षों से हुआ, जिसको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत संक्षिप्त नहीं हो सकता है, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे ये देखिए। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगती हैं, बाल विवाह के विरुद्ध कानून बने कैसे, जाति और समाज सुधार क्या था, समानता और न्याय की मांग क्या थी, मंदिरों में कौन जा सकता था, गैर ब्राह्मण आंदोलन क्या थे, समाज सुधारकों के संगठन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, धैर्य बना के, जल्दी के चक्कर में नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट लो लिख देते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, फिर भी आप बने रहिएगा। ओके, 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी होता है। ओके, सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी। ये देखिए तस्वीर, देखिए, ये देखिए, ये देखो डाला जा रहा, ढकेला जा रहा, देखिए धुआं उठ रही है। सती का अर्थ होता है सदाचारी। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए सती का क्या अर्थ होता है तो आप जानिएगा क्या होता है, सदाचारी। अच्छा, ये स्वेच्छा से हो तो बात थोड़ी अलग होती है, लेकिन ये जबरदस्ती की जा रही थी, इसलिए सबसे बड़ा ये अपराध हो रहा था उस समय। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे, जातियों में आज भी बटे हुए हैं। ओके, तो ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे, लेकिन जितना ज़्यादा जात को लेकर बातें हो रही थी उसमें उतना आज नहीं है। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ, व्यापार और महाजन से जुड़ी जातियाँ कौन सी थी, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता है, यानी बनिया का स्थान आता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर कौन आता था, वैश्य, फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। काश्तकार यानी किसान जो मजदूरी करते हैं, जिन्हें खुद की भूमि नहीं होती है, बुनकर व कुम्हार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता है। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने सवर्ण यानी ऊंची जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था, ये होता था उस समय। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्तन की दिशा में, नेक्स्ट क्या पहला ही टॉपिक है, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि इन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी। ओके, ये पांडुलिपि क्या होता है, यह आप पहले पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अच्छा, पॉइंट पर आते हैं। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833, याद रखिएगा, इनके जन्म और मृत्यु की बात बताई जा रही है। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। क्या नाम था उस सभा का? ब्रह्मो सभा के नाम से।
जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से भी जाना गया। सभा को ब्रह्मो समाज कह दिया गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहारों को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। अच्छा देखिए, राजा राम मोहन राय के एक चित्र बनाया गया, ये देखिए। अच्छा, अगला टॉपिक है विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कैसे हुई। राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। क्या थे? संस्कृत, फारसी तथा अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। बता दिया भैया, ये कहीं नहीं दी गई है और वाकई में कहीं नहीं दी गई है। अब यही सोच लीजिए कि दशरथ की मृत्यु के बाद कैकेयी और जो भी तीनों रानियां थी वो क्या सती हो गई थी? नहीं हुई थी ना। तो फिर ये कहाँ से कंसेप्ट आया और ये तो भगवान ही जाने। उस समय जब मुस्लिम शासक आए थे तभी शुरू हुआ था, क्योंकि वो लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे। जब राजा लोग हार जाते थे तो रानियों के साथ बहुत करते थे बुरा बर्ताव, तो उस समय शुरू हुआ था, रानियों ने किया, तो उनकी एक वजह थी, लेकिन उसको भी समाज में ही डाल दिया गया। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन राय, अच्छा ये बता चुके हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो याद रखिएगा, कब? 1829 में। एक सेकंड, ऐसे लगाते हैं। तो किसने लगवाया? राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। कुंडों पर झूलने के लोकप्रिय त्योहारों में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बार-बार कहकर इनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई थी। ये त्योहार जो था, देखिए चित्र देखिए, एक से एक परंपरा थी। अरे ये पढ़ लेते हैं। कुंडों पर झूलने का त्योहार, ये देखिए, ये देखिए तस्वीर देखिए। क्या करते थे ये लोग? कुंडों पर झूलने के लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कुंडा अपनी खाल में कुंडा भेद कर यानी भोंक कर एक झूले पर लटक जाते थे। भगवान, ये है तस्वीर देख के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असली में करते होंगे उनका क्या होगा। अच्छा, ये सती प्रथा का ये चीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि ये पॉइंट। राम मोहन राय ने इस अभियान यानी सती प्रथा वाला अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। ऐसे
बिना उनको एक सबूत देना पड़ता था कि भैया देखो इसमें लिखा है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं हुआ है। पहले हम उन्हें लड़कियों में बांध देते थे, लकड़ियों में, सॉरी पहले हम, अब ये कैसा होता था ये समझिए। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। एक सेकंड। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। क्या लिखा? सती समर्थक, जो समर्थक हैं इसके कि हाँ सती होना चाहिए। औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कस कर बांध देते हैं। और सती विरोधी क्या कहते थे? आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? ये सती के विरोधी कहते हो। बहुत सही। अब आगे जिन्होंने ये नई नई समाज सुधार की चीजें की उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए उनकी तस्वीर नीचे ये है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में, ये सन याद रखने, 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। खैर, जो अन्याय विरोधी होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता कोई बहिष्कार कर रहा है क्या, बस सही जो है वही करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 1850 के अंदर की बात हो रही है, चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश लिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ये याद रखिएगा, नाम थोड़ा टफ है। ये कहाँ के थे? तेलुगु, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। ये देखिए, आर्य समाज की स्थापना भी याद रखना 1875 में की थी। आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया गया था। बहुत सारे क्या नाम रूढ़वादिता थी उस समय, इसलिए उसका सुधार किया गया था। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, ये तो बता दिया। सुधार का प्रयास किया था हिंदू धर्म में। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में अन्य सुधारकों ने 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देख रेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। जो उदार विचार रहते थे, ठीक है पढ़ ले, जरूरी है, ये इस तरह की सोच रखने वाले। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। बिना किसी की मदद के
खुद ही सीख लिया। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं, यानी मुस्लिम में भी तो कई जातियां होती हैं, तो कुलीन की बात हो रही है, यानी जो बहुत संपन्न फैमिली होती थी या ऊंची जाति उनकी। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है फूले उले के बारे में। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। ये सब बातें हैं इसमें। आगे बढ़ते, उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना लिखना सीखने लगी थी। अच्छा, पहले इनको भी नहीं पढ़ाया जाता था। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी की आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। अगला टॉपिक है महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी कैसे, ये पढ़ेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में 20वीं सदी यानी 1900 कुछ की शुरुआत में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, ये याद रखिएगा नाम। रुकैया सखावत हुसैन भी इस तरह की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोले। कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। उनका कहना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। ये वो कहती थी कि सभी धर्मों के सभी जो धार्मिक नेता, यानी जैसे हिंदू में ब्राह्मण को कहा जाता है धार्मिक नेता, और मुस्लिम में मौलाना मौलवियों को कहा जाता है, क्रिश्चियन में पादरियों को कहा जाता है। तो ये जो धार्मिक नेता हैं उन्होंने कहा कि सबने जो है औरतों को निचले दर्जे में रखा, नीचे ही दबा के रखा। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। कब? 1880। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित किया। क्या नाम था इनका? ताराबाई शिंदे। देखिए फोटो होगा। नहीं, इनका कोई पिक्चर नहीं है। चलिए, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित किया जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था, ये देखें, ये इनका फोटो है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। स्त्री शिक्षा से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। रूढ़िवादी खेमे के जो लोग हैं वो काफी आग बबूला हो गए, यानी गुस्सा हो गए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था राष्ट्रवादियों हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। तो भैया तुम क्यों अपना रहे हो? तुम पैंट भूसट क्यों पहनने लगे? तुम भी धोती कुर्ता पहनते ना, जैसे मुस्लिमों में उनको तो पूरा नकाब सब कुछ पहनाया जाए, अपने दाढ़ी वाड़ी नहीं रख रहे हैं, बिना मोछों की दाढ़ी अपने नहीं रख रहे हैं, अपने टोपी नहीं लगा रहे हैं, जल्दी नमाज पढ़ के आएंगे उतार के रख देंगे। तो सब कुछ क्यों? धर्म का सारा ठेका महिलाओं ने ही रखा है क्या? धर्म का ले रखा है ठेका कि हम ही धर्म को चलाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इतिहास पढ़ के थोड़ा गुस्सा भी आती है।
रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जो मुसलमान भी थे वो भी चिंतित थे। 20वीं सदी की शुरुआत में 20वीं सदी की शुरुआत में वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। ये जरा पढ़ लेते। बाल विवाह के विरुद्ध कानून जो थे, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में सभी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के उम्र की लड़की इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 और 18 कर दी गई थी। अब तो 21 से 21 हो गई। तो इसमें हम उस हिसाब से ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, बता दिया। 8 साल की दुल्हन, चित्र में देखो 8 साल की दुल्हन, यह लिखा है 8 साल की दुल्हन। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। देखो 8 साल की दुल्हन, और ये कितने लग रहा है? 18-20 साल का तो लग ही रहा है। अच्छा, बहुत लोग को लगता है उम्र से क्या होता है। उम्र से कैसे नहीं होता है। सोच अलग होती है, पसंद अलग होती है, तो उम्र का बहुत फर्क होता है। ओके। जाति और समाज सुधार, जाति और समाज सुधार। राजा मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ तो सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत में भी लिखे गए थे, तो उन्होंने अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। प्रार्थना समाज जो था वो भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। ये याद रखिएगा, प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा, यानी कर्मकांड, हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने खड़े हो जाने, इस पर उसका विश्वास नहीं था। उसका था भक्ति परंपरा, यानी जो लीन हो जाओ, ध्यान लगाओ, जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, परमहंस मंडली किससे संबंधित है? जाति उन्मूलन। अच्छा, आपको लगता है जाति का उन्मूलन अब हो सकता है? नेता होने देंगे? कुछ नहीं, जाति उन्मूलन खत्म करना बड़ा आसान है। सरनेम हटा दो, खाली नाम पूछो, जात फॉर्म भरो, एडमिशन कराओ, कहीं भी तो हर जगह तो पूछी जा रही है। अब तो वर्ग पूछ रहे, कंपटीशन वाले में वर्ग पूछ लेते हैं, नाम लिखने में एडमिशन कराओ, जात पूछ लेते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? कोई बहुत मुश्किल नहीं है जात उन्मूलन करना, लेकिन करना ही नहीं चाहते हैं। पहले तो समाज दकियानूसी थी, अब जो है अब नेता अपना वोट बैंक चाहते हैं, इसलिए कोई नहीं चाहता। कोई भी नए जो आ गए दलित नेता या ओबीसी या कोई नहीं चाहता, वरना कैसे जो है वो बांट के राजनीति करेंगे। खैर, गठन किया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। देखो, कोई भी सुधार होता है जो जिन पर आरोप है कि ऊंची जातियों ने ऐसा किया, तो वही आगे बढ़ के उसको सुधारना भी चाह रहे हैं। कहीं पर भी यही नहीं, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे जात का ही मैटर नहीं, कोई भी चीज़ किसी ने गड़बड़ की है, जिस समाज के लोगों ने दूसरे समाज पर गड़बड़ की है, फिर उसी समाज से लोग उठ के आगे उसको सुधारने आते हैं, तभी सुधरता भी है।
गुप्त बैठकों में से सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों बंधनों से निजात पा सके। इसलिए वो भी जान जान के वैसे कानून तोड़ते थे, वो से सारे नियम जो है तोड़ते थे। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी अन्याय के विरुद्ध में 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। रोजगार की तलाश में इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो गई। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जाति के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए थे। भैया जहाँ भेदभाव है, परेशान है, तो फिर हम कहीं भी जाएंगे, इससे बेहतर ही रहेगा, ये लोगों की सोच थी। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। उनको लगा कि ये तो ठीक है, उससे तो ठीक ही है। जॉन एलन नामक कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। याद रखें, जॉन एलन नामक एक कुली जहाज था, उसके द्वारा मॉरिशस ले जाते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। यानी अब मॉरिशस को भी कहाँ बांट दोगे, लेकिन जो है जो बाहर गए थे वो निचली जात के ही थे, क्योंकि गरीबी उन्हीं में सबसे ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा गरीबी थी और अपमानित थे, तो उनको लगा ये देश, ये क्षेत्र ही छोड़ के निकल जाएं तो शायद बेहतर जिंदगी हो। अच्छा, और आगे बढ़ने से पहले ये जूते कौन बना सकता है ये पढ़ लेते हैं। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मृत जो है पशुओं का ये चमड़ा निकालते हैं, इसलिए ये छोटा काम है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के, ये देखो ये क्वेश्चन इसी बार जुलाई में आया भी था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ हुआ। चलो, फायदा हो गया, क्योंकि यही लोग करते थे। देखिए, ये तस्वीर लगभग सही ही होगा, ये तो बनाई हुई नहीं है तस्वीर, पहले जो हाथ से बनाई जाती थी ना। ये देखिए 19वीं सदी, कब की बात हो रही? पहले विश्व युद्ध के दौरान। अब बढ़िया मौका था तो भी कीमत बढ़ा दी, भैया हमको ज्यादा कीमत चाहिए। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश, ये देखिए जूते बनाते हुए मदिगा समुदाय। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वहाँ पे मदिगा जात जो है अछूत मानी जाती थी। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। बहुत अच्छा बना लेते, बहुत अच्छा स्किल था। खैर, तब भी जो है अपमानित हुए, वो समय के समाज था। तो सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के, अब यहाँ महार की बात आ गई, महार जात से ही संबंधित थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही
पढ़ाते थे लिखा है, यानी सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, तो इसका मतलब बहुत पढ़े लिखे थे अंबेडकर के पिताजी। तो इसका मतलब यही हुआ कि अंबेडकर जी कोई बहुत नीचे तबके से नहीं थे, पढ़े लिखे परिवार से थे, और इनके पिताजी जो थे उस समय सूबेदार थे। सूबेदार बहुत बड़ा पद था। ओके, बंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। देखो, जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके जहां ऊंची जात के लड़कों को पढ़ाया जाता था। उस समय यह हुआ। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। देखिए, दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। ये इनकी रोजी रोटी थी। अगला टॉपिक है समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। यानी जो ब्राह्मण नहीं थे उन्हीं को बोलते हैं गैर ब्राह्मण, यानी नीचे से क्षत्रिय, वैश्य, जिनको तथाकथित शूद्र बोला जाता है। हम तो यूज करेंगे सामान्य जन, क्योंकि पहले सामान्य जन ही यूज किया जाता था, तो बाद में धीरे धीरे शूद्र बोला जाने लगा। भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल के हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। देखो, सबने जो है धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश किया। अच्छा, ये हम इसी के शब्दों में पढ़ लें कि नहीं छोड़ने वाला है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। याद रखिएगा, ये लो अंडरलाइन कर दे। जिन्हें आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जात के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। क्या? मानव। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, आरु जात ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, यानी कि मानवता की एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर है। तो इंसान को जो है मानव बनना चाहिए, कोई अलग जात नहीं होती है मानव की। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। गैर ब्राह्मण थे और उनके बीच काम करते थे, इसलिए उनसे जुड़ाव था। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। अगला टॉपिक है गुलामगिरी। ये क्या है, इसको समझेंगे हम लोग। तस्वीर देख लीजिए, ज्योतिराव फूले। गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले
बोलो ज्योतिबा राव फूले बोल देते, ज्योतिराव फूले सबसे प्रमुख नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। ये उनका तर्क था। खैर, इससे तो हम सहमत नहीं हैं। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच और निम्न जात वाला मानने लगे। अच्छा, ये इस बात से हम ये सहमत है कि जो पहली नागरिक है यहाँ के वो आदिवासी थे, ये मानते हैं। आदिवासी समाज जो है वो प्रथम नागरिक जो है मध्य एशिया का या एशिया का हो सकता है। इसके कई तथ्य भी मिलते हैं और उनके तौर तरीकों से भी लगता है, लेकिन ये सब एक अनुमान है, तथ्य है, थोड़ा गुस्से में निकले हुए बनाए गए। आगे बढ़ते हैं। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो पराजित जनता को निम्न जात वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के विदेशी लोगों की, कथित निम्न जात के लोगों की है। ये तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा भी जो है समझाया जाता था ताकि समाज को भी तोड़ सके। खैर, ये तो हमारी सोच है, इसमें जो लिखा हम लोग वही पढ़ेंगे। फूले ने दावा किया, आगे फूले ने क्या किया, दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियां और अतिशूद्रों यानी अछूत, दो शब्द बोले, शूद्रों और अतिशूद्रों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक, ये याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया था? ये ज्योतिराव फूले ने। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। ऊंची जात नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी, यानी वो जो ऊंची जात के लोग हैं वो चाहते थे उपनिवेशवाद ना रहे, यानी अंग्रेजों का जो यहाँ पे वो है आ गए हैं और उपनिवेशवाद का फैला रहे हैं और वो उसके खिलाफ थे। 1873 में फूले ने गुलामगिरी, अच्छा ये पढ़ लेते हैं पहले, मैं यहाँ और तुम वहाँ। फूले उच्च जाति नेताओं को उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा क्या था ये पढ़ लेते हैं। ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को, ये देखो इनकी बातें, खैर इनकी हर बात से, किसी की हर बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता, सहमत तो हो सकता है इंसान। शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नत नहीं कर पाएगा। ये जो है शूद्र जो बोले जाते थे उस समय, मुस्लिम और पारसी को एक करके जो उस समय के सवर्ण थे उनके खिलाफ करना चाहते थे। एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नत नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। (1873) में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक कविता लिखी। ये याद रखिएगा कि ये किसने लिखा, गुलामगिरी, एक कविता लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जो भारत का निम्न जात था और वहाँ के काले गुलाम थे उनकी दुर्दशा से जोड़ दिया उन्होंने।
एक सेकंड, जोड़ दिया। फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च सभी प्रकार के जिनके साथ अन्याय हुआ था, ये एक बहुत अच्छी बात थी, जिनके साथ अन्याय हुआ था सबको लेकर चल रहे थे, चाहे जिस जाति धर्म का हो। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पश्चिम भारत में महाराष्ट्र के साइड में, और दक्षिण में E.B. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। अंबेडकर को स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। भैया किसने दी थी? 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं लिखा गया, जो फेलोशिप मिली थी, फेलोशिप नहीं मिली थी, इनको जो है फेलोशिप दिया था जो गढ़वाल समाज से राजा थे, यानी क्षत्रिय, वहाँ के गुजरात के बड़ौदा के, उन्होंने इनको फेलोशिप दिया था, स्कॉलरशिप दिया था कि आपको पढ़ना है, जाइए, पढ़ने में अच्छा है, आप जाइए। वैसे सूबेदार इनके पिताजी थे, संपन्न थे, लेकिन विदेश जाने भर का पैसा नहीं था विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का। ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, कट कर दिया, या आप आगे कहीं उसमें पढ़ सकते हैं किसी और क्लास में। आगे बढ़ते हैं। सन 1929 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश, याद रखें, सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये देखिए, ये आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जात के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, क्योंकि वो महार जात से ही संबंधित थे। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी आ गए हैं। 1927 में अंबेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए, याद रखिएगा, ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जड़ कितनी मजबूत है। वाकई में उस समय बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अंबेडकर के तर्क ठीक थे। जो ज्योतिबा राव फूले के मुताबिक मेरे हिसाब से अंबेडकर के तर्क ज़्यादा सही थे और ज़्यादा सुलझे हुए तरीके से आंदोलन चला रहे थे। मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार, मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार बनाया गया। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। देख लिए समाज कैसे था, ये देखिए, आसपास भी जाने का मौका नहीं मिलता था। खैर, हर समाज में, हर देश में कुछ न कुछ रहा है, वो तो एक अलग बात। ये याद रखना कि हिंदू समाज के 2 मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। 1927 में कहा था। आगे बढ़ते, गैर ब्राह्मण आंदोलन, इसमें क्या हुआ था? 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में, यानी 1900 कुछ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर, अब ये बता रहे हैं उत्तर से आए हैं। दक्षिण वाले, अच्छा क्या है, दक्षिण वाले बोल दिए ये उत्तर से आए हैं, उत्तर भारत से, इसलिए मेरा हक है। तो किसी जो पश्चिम का था, जैसे ज्योतिबा राव फूले पश्चिम के थे, तो कह दिए बाहर से आए, बाहर मतलब कहाँ से आए हैं। तो ये सब चल रहा था उस समय कि उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों जैसे देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणकारी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.B. रामास्वामी नायकर, जो अभी हमने बताया था, ये पेरियार नाम बोला जाता है। खैर, पेरियार
का भी इतिहास है, वो आप नेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था, संस्कृत। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी ही छोड़ दी। इस दावत में, खैर उस समय तो होता था, आज हम लोग उस से तुलना करें तो बेकार है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। खैर उस समय होता था, कई देशों में होता था, काले गोरे को लेकर होता था। हमको लगता सब गोरे हो जाता, नाक टेढ़े, नाक छोटे, नाक बड़े, इसको लेकर भी होगा। लोगों को वर्गीकरण करने का शौक होता है, वो अपने को श्रेष्ठ दिखाने का एक मौका चाहिए उनको बस। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि, क्या समझ में आ गया था? अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? याद रखना, स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ सांस्कृतिक के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। ये सभी धर्मों को लेकर बोले थे, लेकिन कुछ भी होता तो एक ही धर्म से ज़्यादा इस मामले में बात उठती है तो सभी धर्मों में, जाति व्यवस्था सभी धर्मों में है। ओके। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। भैया भगवत गीता में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है, कटु आलोचक थे। उनका कहना था ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। अभी और इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महिलाओं के बारे में पेरियार, एनसीईआरटी जो बोल रही है हम लोग वही पढ़ेंगे, कुछ अपना नहीं जो और कहीं से पढ़े हैं वो बोलने वाला है। तारा मुकुटम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने कठपुतली बन गई थी। हम ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है, ये बताया है। ये कहाँ? पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंता नायकल। आगे बढ़ते हैं। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्म आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़वादी हिंदू समाज ने भी इसके उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए उन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए। खैर ये सब अलग लिखा है, कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जात के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी जारी है। सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्मो समाज क्या था? ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर के हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। और है
अच्छा, ये केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे, ये जानेगा। डेरोजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया कि सत्ता पर सवाल खड़ा करो। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज के अध्यापक 1920, ये याद रखिएगा। यंग बंगाल। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। देखो, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी, जैसे कहा जाता है ना, तो कई ऐसे लेख होता है और आर्टिकल होता है, आपकी जैसी भावना होती है आपको उसी रूप में समझ में आता है, वही होता है। तो वही हो रहा था, एक ही चीज़ को जैसे पुराण है या गीता है, भागवत गीता है, तो उसको एक व्यक्ति पढ़ता है कुछ समझता है, एक व्यक्ति पढ़ता है कुछ समझता है, इसलिए सबके अलग अलग व्याख्या होती हैं, अलग अलग समझ होती हैं, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, इसके बारे में पढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। अच्छा, विवेकानंद हॉस्पिटल आज भी चल रहा है, बड़ा अच्छा है। स्वामी विवेकानंद 1863 में पैदा हुए, 1902 में स्वर्गवास हुआ। जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। इनकी बात पूरे याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1893 सन याद रखना, 1893 शिकागो। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड में ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। वेदांत दर्शन बताया कर्मकांड को लेकर नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया। अब अगला है टॉपिक प्रार्थना समाज। ये प्रार्थना समाज कब, इसकी संस्थापक कौन थे, कब इसकी स्थापना हुई, ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना। और किस चीज से संबंधित है, यानी काम क्या करता था, 3 चीजें याद रखना। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई, पाबंदी लग गई थी। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज मद्रास यानी चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मों से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को प्रोत्साहित करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई? चेन्नई में 1864 में। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व पर में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। वहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों
की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। ये देखिए, ये सैयद अहमद खां हैं, देखिए बिना मूंछों के नहीं है, ये देखिए मूंछों वाले हैं, मूंछों वाले चचा। सिंह आंदोलन कहते हैं, सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिख सभा का संगठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। काले गुलाम और गोरे बगान मालिक, आगे पढ़ेंगे नहीं है, सिख आंदोलन बस। अच्छा, न्यू एनसीईआरटी में बस इतना है, सिंह सभा आंदोलन। खैर थोड़ा सा बता देते हैं, काले गुलाम। अच्छा ये पहले देख लेते हैं, खालसा वाला। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया। अच्छा, काले गुलाम और गोरे बगान मालिक को थोड़ा सा समझते हैं। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काल लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जा आते और यहाँ बगानों में ये गुलाम पो फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे और कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। देखो, सबने विरोध किया। कोई भी समाज में जब सुधार आया तो जिस समाज ने सताया उसी समाज से ही विरोध शुरू हुआ। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती। ये सब बातें हैं जो अब न्यू एनसीईआरटी में हटा दी गई है। ये देखिए, ये आप होमवर्क दे देते हैं जैसा कि देते आए हैं। कमेंट में लिखिएगा, नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। अब इसमें थोड़े से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो आप कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। क्वेश्चन है, एक सेकंड पहले ऊपर आ जाए। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जैसे, भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों में किसने 1813 में सती प्रथा की तस्वीर बनाई थी। सेकंड क्वेश्चन है, किस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वो परंपरा बताना है। और थर्ड क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया था। और एक है क्वेश्चन, किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कलकत्ता में किस समाज सुधारक ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। किसने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। किसने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना शुरू किया था। किसने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा। कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ। बस इतने ही क्वेश्चन दिए हैं और इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा लेसन। और अगर नोट्स आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना पा रहे हैं या टाइम बचत करनी है तो आप हमारे
द्वारा दिए गए जो इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप संपर्क करिएगा और आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही मामूली फीस पर। ओके, सो बाय बाय।